तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी के 10th लेक्चर पर। तो जो लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहला तो काम आप करेंगे कि उन लेक्चर्स को देख करके सिस्टम वाइज उसको कंप्लीट करेंगे, तभी तो आप यहां से चीजों को आगे लेकर के सही से चल पाएंगे। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट क्या करना है पहले वो जान लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशन है वो भी स्टैब्लिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे सेल के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल इफेक्टेड होता है ड्यू टू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में, और साथ ही जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे करना है। तो आगे बढ़े। तो चलिए, सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक होने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। और आई होप आपको पिछले क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो मैंने टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में बताया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एक्सक्लूडिंग सेल, वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और साथ ही अगर मैं बात करूं द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इंक्लूडिंग सेल, अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज जो कि आपके कंप्लीट सेल के साथ होगी उसे हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ जो है सेल का सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे आप सर्किट में अप्लायंसेस को या फिर रेजिस्टेंसेस को, जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उसको ऑपरेट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। ये सेल के पास इतनी एनर्जी होती है। जबकि आपके छोटे छोटे सेक्शंस पे जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उनके बीच में जो पोटेंशियल आता है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। पूरी सर्किट का एक्सक्लूडिंग सेल वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब आपको मैंने लास्ट टाइम टर्मिनल पोटेंशियल के अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताया था। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द फैक्टर ड्रॉप द पोटेंशियल इनसाइड द सेल। तो ये फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर है जो कि सेल के अंदर ही है, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। अब इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक सर्किट है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर रखा है, और ये सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैंने क्या बोला था? कोई भी सेल ऐसा नहीं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। हमारा कोई भी नॉर्मल डोमेस्टिक सेल है जिसका अपना रेजिस्टेंस हो सकता है। आइडियल सेल के लिए मैंने बता रखा था कि आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग? नेग्लिजिबल 0 लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई ये सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए R है, और ये आपने एक सेल ले रखा है जिसका ईएमएफ E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। नॉर्मली हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी हम सेल लें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। तो आज हम लोग इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट सपोज दैट कि ये जो आपका ईएमएफ है सेल का वो E है, और E जो है करंट ड्रॉ करेगा। लीजिए, करंट ड्रॉ कर दिया इसने। अभी जैसे ही करंट जाएगा तो इसके वजह से आपके इस सर्किट में, ये सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R है, इस सर्किट में जो R है उसके वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उस सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए V है, वही सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। और जब ये करंट वापस से सेल के अंदर आएगा तो वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस R की वजह से भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहां पर भी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो एनर्जी कंज्यूम देखिए दो तरीके से होगी यहाँ पे, एक तो एक्सटर्नल सर्किट R की वजह से, और एक इंटरनल प्रॉपर्टी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से। यहाँ पे दो तरीके से एनर्जी ड्रॉप होगा, मतलब एनर्जी कंज्यूम होगी, और ये सेल की जो एनर्जी होगी वो दो पार्ट में खर्च होने वाली है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं बात करूं फ्रॉम द सर्किट, यहाँ पे दो पार्ट में एनर्जी खर्च होने वाली है ना, तो हम लिख सकते हैं W सेल जो कि वर्क डन ड्यू टू सेल है, W सेल लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको सर्किट में खर्च कर रहे हो तो सर्किट में आप लिख सकते हो कि ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये जो अक्रॉस द सर्किट है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इसमें बात करेंगे, इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगी, और साथ ही आपका कंज्यूम होगा ड्यू टू आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी एनर्जी जो है वो कुछ खर्च होगी, ड्रॉप होगी, कंज्यूम होगी, राइट। अब इसको मैं लिख क्या सकता हूं? आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू होता है W/Q, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, डेफिनेशन थी, द वर्क डन फॉर द ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू द एनी पॉइंट, ये पोटेंशियल का है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो यहां से वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां से Q into V कर सकते हैं, तो इससे W आपको मिल जाएगा। नाउ अगर मैं इस
सोर्स के बारे में बात करूं तो सोर्स के बाद स्टेबिलिटी क्या है, सोर्स के बाद स्टेबिलिटी होती है E, मतलब कि उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो E है और ये चार्ज को लेकर के कैरी करेगा और चार्ज किसको कैरी करेगा, Q को। चार्ज कैरी कर रहा है Q को और जिससे वजह से करंट आ रहा है I। आप ध्यान दीजिएगा करंट है I, ध्यान से। तो यहां पर अगर मैं इस W सेल को कुछ लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं Q इनटू E। ध्यान से समझिए ये E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, EMF ऑफ सेल है, राइट। EMF ऑफ सेल ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है तो वो V होगी, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते थे, तो Q इनटू V लिख सकते हो। प्लस अगर मैं बात करूं इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, सपोज दैट वो क्या हो रहा है, V डैश हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं V डैश। ये V डैश क्या है, ये पोटेंशियल ड्रॉप ही है जो कि सेल के अंदर हुआ है। ओके नाउ अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, देखिए इसको क्यों को लिखा जा सकता है EIT। फाइनली आप डायरेक्टली ये EIT भी लिख सकते थे, इसको VIT मेंशन कर सकते हो और इसको आप क्या मेंशन कर सकते हो, V-IT। फाइनली ये V डैश जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल है, इसको हम मैं और भी कुछ लिख सकता हूं, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है EIT इज इक्वल टू VIT प्लस IR। आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। आपको जैसा कि पता ही है V इज इक्वल टू IR हम लोग रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है पता ही है। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में मैंने IR लिख दिया, IT। फाइनली क्या कॉमन है, IT कॉमन कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो नाउ ये एक रिलेशन आपको मिल गया किसके किसके बीच में, E इज इक्वल टू V प्लस IR। ये अब यहां से अगर मैं चाहूं तो इसे टर्मिनल पोटेंशियल के लिए लिखना चाहूं तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल के लिए E माइनस IR। क्या समझ में आई बात आपको इससे, मतलब R की वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर होगी और अगर सेल की वैल्यू में R की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो इससे EMF से सब्सट्रैक्ट करेंगे तब आपको टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय सेल आप यूज कर रहे हो, सेल ने करंट ड्रॉ किया है तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग, राइट बच्चों, डिस्चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग क्या होता है, जब आपका सेल करंट ड्रॉ कर रहा होगा उस केस को हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग केस। डिस्चार्जिंग केस में आपका जो भी टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो EMF से क्या आएगा, कम आएगा। रिमेंबर दैट टर्मिनल पोटेंशियल ऑलवेज लेस देन EMF। यही काम अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, अगर मैं इस सेल को चार्ज करूं जैसा कि आप घरों में अप्लायंसेस को चार्ज करते हो ना, वैसे ही अगर मैं किसी सेल को एक्सटर्नल रिसोर्सेज से चार्ज करना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, अब चार्ज करोगे तो करंट का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो जाएगा, उस समय करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होगा कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा आइए थोड़ा समझें। ऐसे केस में आप ये कह सकते हो कि when सेल ऑन चार्जिंग, अगर आपका सेल क्या है, चार्ज हो रहा हो, चार्जिंग मोड में हो, तो ऐसे केस में करंट का डायरेक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाने वाला है। तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। I की वैल्यू जो है यहाँ नेगेटिव थी, अब वो पॉजिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब E से बड़ी आएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, V इज ग्रेटर देन E। नाउ सिंपली यहाँ पे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके सेल के अंदर तो रेजिस्टेंस था ही, तो सेल के अंदर ही है ना, सेल के बाहर तो है नहीं, तो सेल के अंदर है तो ऐसे केस में सेल का अपना EMF और करंट के आने की वजह से उस सेल में एक और पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल जो है उस पूरे सिस्टम का वो आपका सेल का अपना EMF प्लस उस रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप और टोटल सेल का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा शो होगा। यही कारण है कि जब आप कोई फोन वगैरह चार्ज करते हो ना, जैसे ही प्लग इन करते हो तो ऐसे केस में तुरंत आपके जो LCD स्क्रीन की रोशनी होती है, मतलब ब्राइटनेस होगी, वो इंक्रीज कर जाती है, इसलिए क्योंकि उस सेक्शन के बीच में उस समय पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो रहा होगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप उसी सेल के अंदर है, पोटेंशियल ड्रॉप उस सेल के अंदर और EMF के साथ ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल इस समय ज्यादा आ रहा होगा। याद रखेंगे कि चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल EMF से अधिक आएगी और बाकी मतलब डिस्चार्जिंग के केस में कम रहती है। ये तो आपको केस क्लियर हो गया। नाउ अगेन अगर मैं अब इससे अब मैं करंट निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकालूंगा, किस केस में, जब आपका सेल करंट ड्रॉ कर रहा होगा। सेल कितना करंट ड्रॉ करेगा इसका डिसाइड हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी से। इक्वेशन नंबर इसको आप सपोज कर लीजिए 1। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1
अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से चले बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V। V क्या है आपका? V आपके सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप है, तो रेजिस्टेंस सर्किट का क्या है? R है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू ओम लिख सकते हो आप IR, और इसके साथ आप लिख सकते हो स्मॉल IR, और फाइनली ये आपका हो जाएगा R प्लस R, ओके। और यहां से आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। याद रखेंगे ये आपका करंट कैरी कर रहा है, और करंट किस पर डिपेंड करेगा? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट के रेजिस्टेंस दोनों पर। तो ये हो गया एक रिलेशन करंट के लिए। एक टर्म हम लोग और डिस्कस करेंगे बच्चों, और वो होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करें। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि IR प्लस V इज इक्वल टू E। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 से IR इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों? IR इज इक्वल टू लिखा जा सकता है E माइनस V, ओके, E माइनस V। सिंपली यहां से V कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो यहां से हो जाएगा IR इज इक्वल टू V कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा आपका E बाई V माइनस 1। क्या किया हमने? V कॉमन निकाल लिया, और जैसे ही V कॉमन निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड कर दिया, और ये माइनस 1। आप समझ पा रहे हो कि कैसे कॉमन निकाले हैं। अब इस IV को क्या लिख सकते हो बच्चों? इस V को लिख सकते हो V इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल ही तो है ये, और यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल को आप यहाँ IR लिख सकते हो जो कि सर्किट का ही है, और इसको आपने E बाई V माइनस 1 रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका I टर्म कैंसिल हो गया, तो स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E बाई V माइनस 1 इनटू R। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी आपको मिल चुका है, और जो कि है E बाई V माइनस 1 इनटू R। तो ये तीनों जो भी हमने फॉर्मूले देखे हैं, जो कि आपके टर्मिनल पोटेंशियल के लिए है, जो कि आपके करंट के लिए है, जो कि आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इसी से रिलेटेड अब एग्जांपल्स को आगे जाके डील करने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो कि हम लोग डील करेंगे, और साथ ही जानेंगे कि इसमें करंट और टर्मिनल पोटेंशियल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मेरे पास कोई गिवन सर्किट्स है जो कि सिंगल सेल के साथ है, और मल्टीपल सर्किट के या मल्टीपल सेल के साथ है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही है, इसको हम लोग डील करेंगे कैसे करना है। देखिए, अ सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट कनेक्टेड विद 8 ओम रेजिस्टेंस, जो कि एक्सटर्नल कोई सर्किट का रेजिस्टेंस होने वाला है, which have internal resistance 2 ohm, then find the current and terminal potential difference of the cell। okay, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके पास एक सर्किट तो मौजूद है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, इसको आपने किसी सेल के साथ जोड़ रखा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, और ये आपका है कितने वोल्ट का? देखिए 5 वोल्ट का है, और इसका टर्मिनल पोटेंशियल भी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब इस सेल का ही आप टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, और इस सेल से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है ये भी निकालना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले कैसे करेंगे? तो करंट इज इक्वल टू, आपको पता है करंट कैसे निकालते हैं, तो सिंगल सर्किट मतलब सिंगल सेल वाले सर्किट में करंट I इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा E बाई R प्लस स्मॉल r, राइट। तो E की वैल्यू कितनी है? तो E की वैल्यू है आपके 5, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? तो कैपिटल R की वैल्यू 8 प्लस स्मॉल r की वैल्यू 2। फाइनली आपकी I की वैल्यू मिल जाएगी 5 बाई 10 ओम। ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि करंट कैसे निकालेंगे। अब मुझे निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? E माइनस IR। ओके, तो E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है 5 वोल्ट, माइनस I की जगह पे आप 0.5 पुट कर सकते हो, और R की जगह पे क्या पुट कर दोगे? R की जगह पे 2। ओके, फाइनली आपको क्या मिलेगा? माइनस, मल्टीप्लाई करिए इसको 2 से, तो सिंपली ये आ जाएगा 1। ओके, और ये आ गया आपका 4 वोल्ट। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना आ गया? 4 वोल्ट।
ये इजी क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी का जिसको आपको कर लेना है। अब ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 में, जहां पर आपके पास मल्टीपल सेल सर्किट है और एक से अधिक सेल हो। कभी कभी इसमें ऐसा होता है ना कि दोनों सेल डिस्चार्ज होते हैं, तो हम दोनों सेलों का टर्मिनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? एक सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, एक सेल चार्ज हो रहा होगा, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेंगी पहले समझ लेते हैं इसे। अगर हमारे पास कोई सोर्स है, ऐसा लिखा है कि कोई सोर्स है मेरे पास और वो सोर्स किसी सेल के साथ अप्लाइड है, तो ऐसे सर्किट में, ऐसे कंडीशन में हमारे पास करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, या फिर उस सेल का, जो सेल भी इसके साथ कनेक्टेड है, उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो अगर आपका सोर्स दे रखा है, सिर्फ सोर्स लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में हमेशा सेल जो है वो सोर्स से चार्ज ही होगा। और सर्किट को करंट कौन प्रोवाइड करेगा? सेल तो प्रोवाइड नहीं करेगा, हमेशा सोर्स प्रोवाइड करेगा। और आपका जो सेल है वो चार्ज हो रहा है, इसीलिए उसका टर्मिनल पोटेंशियल उसके ईएमएफ से ज्यादा मिलेगा। वहीं अब अगर आपके पास दो सेल है सर्किट में, कोई सोर्स नहीं है, अलग से दो सेल है, तो आपको देखना है कि अगर दोनों सेल एक ही फेज में है, एक ही फेज का मतलब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में आप दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि दोनों ही करंट विड्रॉ करेंगे, दोनों ही डिस्चार्ज होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि दो सेल है लेकिन एक का फेज दूसरे के ऑपोजिट है, तो ऐसे केस में बड़े ईएमएफ वाला जो सेल है वो छोटे ईएमएफ वाले सेल को चार्ज करेगा और जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा उससे सर्किट में करंट ड्रॉ होगा। और ऐसे केस में बड़े वाला सेल जो कि बड़े ईएमएफ का होगा वो हमेशा डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल वीक होगा, कम होगा, और वही जो सेल चार्ज होगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल अधिक होगा। बात समझ के आगे होगी। तो आइए पहले इसको एग्जांपल से क्लियर करें। एग्जांपल यहाँ पे पहला दे रखा है, देखिए ये सोर्स है बच्चों, ये आपका कोई डीसी सोर्स हो सकता है। ये डीसी सोर्स जो कि है कितने का? 190 वोल्ट का, और यहाँ पे 10 वोल्ट का कोई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और किसी एक्सटर्नल लोड 16 ओम के साथ लगा हुआ है। ऐसे केस में अगर आपको करंट निकालना हुआ तो देखिए करंट कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम ईएमएफ जो कि सर्किट का है वो छोटे वाले को क्या करेगा? चार्ज करेगा। तो लार्जर ईएमएफ माइनस स्मॉलर ईएमएफ। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर्किट में अगर ज्यादा वोल्टेज है तो वो सर्किट में छोटे वाले वोल्टेज को पहले कुछ वोल्ट तो खर्च कर देगा चार्ज करने में, तो उसको खर्च करेगा चार्ज करने में कितना? जितना इसका वोल्टेज है अपॉन, अब सर्किट में क्या करना है? करंट ड्रॉ करना है। तो करंट देखो लोड वाली सर्किट और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। फाइनली ई की वैल्यू कितनी है? 190, और यहाँ पे आपने 10 कर देना है अपॉन आपका 16 प्लस 2। फाइनली ये आपको कितना मिल गया? ऊपर मिलेगा 180 और नीचे मिलेगा बच्चों 18। फाइनली इसको डिवाइड करके आप क्या ले लोगे? 10 एम्पियर करंट की वैल्यू है। अब सर्किट में करंट की वैल्यू पता चल गई। आपसे पूछा गया टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल कैसे निकालते हैं? तो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल निकालने के लिए V इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? E माइनस आई आर। और ये स्मॉल e है बच्चों, थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके बारे में बात हो रही है ना इसीलिए। तो यहाँ पे 10 यूज करिएगा, माइनस लिखना सही नहीं है, प्लस लिखना होगा क्योंकि चार्ज हो रहा है। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 10 और R की वैल्यू कितनी है? 2। तो फाइनली मिला 10 प्लस ये 20, और फाइनली आप इसका टर्मिनल पोटेंशियल लिखोगे 30 वोल्ट। तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें करंट भी निकाल लिया आपने, टर्मिनल पोटेंशियल। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखेंगे कि 18 एंड 20 दोनों सेम फेज में है। तो सेम फेज में है तो अब आपको करंट निकालना है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा? E1 प्लस E2, राइट? E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, राइट? तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और करंट निकाल लीजिए। और आपको अगर इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालना होगा, मतलब V1 निकालना होगा इस सेल का, और इस सेल का अगर निकालना होगा V2 निकालना होगा, तो आप निकाल लीजिएगा। V1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस, क्योंकि दोनों डिस्चार्ज हो रहा है, IR1, और दूसरे के लिए निकालेंगे तो V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। ओके, और सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे बताएंगे, ये आपका काम होगा, होमवर्क। ओके, यहां पर आ जाइए। यहां पे क्या हो रहा है? देखिए दो सेल है मेरे पास, ये दोनों सेल में एक ईएमएफ है 20 वोल्ट और दूसरे का ईएमएफ आपने कितना ले रखा है? 10 वोल्ट। तो 20 और 10 में ये तो तय है कि दोनों का फेज ऑपोजिट है, तो एक चार्ज होगा एक डिस्चार्ज होगा। सर्किट को गवर्न कौन करेगा? बड़े वाला ईएमएफ, मतलब जो लार्जर ईएमएफ होगा 20 वोल्ट। अब देखना ये है कि इस सर्किट में हमें किसको प्रिंसिपल मानना है, तो जो बड़ा ईएमएफ है उसी को प्रिंसिपल माना करें। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे करंट निकाला करें तो यहाँ पे आप लिखिएगा E1 माइनस E2 और अपॉन में R प्लस R1 प्लस R2। ओके, इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व।
करके सॉल्व आई निकाल लीजिएगा। जब आप इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला माइनस का लगाइएगा, और जबकि आप इसका निकालेंगे तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल जब निकालेंगे तो E2 प्लस IR2, ध्यान से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका टर्मिनल वीक आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल वीक आएगा, कम आएगा, और जबकि जो चार्ज हो रहा होगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल उसकी ईएमएफ से ज्यादा मिलेगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। सिंपली इसी तरीके से करंट निकाल लीजिएगा। करंट निकालने के बाद इसी तरीके से आप टर्मिनल पोटेंशियल V1 V2 निकालेंगे, एक के लिए डिस्चार्ज के लिए माइनस और दूसरे वाले के लिए प्लस करके सॉल्व करिएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे करना है। आइए देखें। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो मैं बता दूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आप क्यों करते हो पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए आपकी रिक्वायरमेंट देखिए जब भी ज्यादा होगी या फिर कम होगी तो आप हमेशा ये डिसाइड करेंगे कि मल्टीपल सेल को लेकर के हम कैसे जोड़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी सर्किट में लो रेजिस्टेंस ऑपरेट करना है या फिर हाई रेजिस्टेंस ऑपरेट करना है, तो लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस को ऑपरेट करने के लिए मेरे पास मल्टीपल सेल्स है, तो उन मल्टीपल सेल्स को हम कैसे कंबाइन करें और कंबाइन करके कैसे अरेंज कर लें जिससे हम सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ऑपरेट कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन करते हो तो आपकी कोशिश ये रहती है कि अगर लो रेजिस्टेंस हो चाहे हाई रेजिस्टेंस हो, सर्किट में करंट की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम मिले। मेक श्योर कि कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर टू गेट मैक्सिमम करंट। अगर आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो आपका बेसिक सा मोटो करंट को लेना है और वो भी मैक्सिमम फॉर्म में। तो मैक्सिमम फॉर्म में करंट कैसे मिलेगा, आइए उसी चीज को समझेंगे। अब कॉम्बिनेशन देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से सीखेंगे। एक तो सीखेंगे अगर मेरे पास आइडेंटिकल सेल्स हो और आइडेंटिकल सेल्स को हमें कैसे कंबाइन करना है, और अगर हमारे पास नॉन आइडेंटिकल सेल्स हो मतलब कि अलग अलग सेल्स हो। जैसे वैसे तो आप लोग को पता ही है कि अगर हमारे पास अगर कोई सर्किट है तो ऐसे केस में वो सारे एक ही अगर कंपनीज के हैं, मतलब एक ही कंपनी अगर मैन्युफैक्चर करती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सेम होगा, ईएमएफ सेम होगा और साथ ही साथ सेम होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सेम कंपनी है, सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। और अगर आपने उसका ईएमएफ सेम लिया है तो अगर आप अलग अलग कंपनियों की यूज करोगे, एक ब्रांड अलग है दूसरा ब्रांड अलग है और दोनों भले ही 1.5 वोल्ट के ही हैं, तो उन दोनों 1.5 में इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो मेक श्योर कि आप अगर आइडेंटिकल सेल ले रहे हो तो दोनों सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर मल्टीपल सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ वगैरह सेम होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? टू गेट रिक्वायर्ड amount of current into the circuit. मेक श्योर कि आपको क्या करना है, इस सर्किट में कॉम्बिनेशन करके करंट तो चाहिए, लेकिन वो भी करंट कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो देयर आर टू कॉम्बिनेशंस, मतलब ये दो तरीके से कॉम्बिनेशन हम लोग सीखेंगे, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। और पहले हम लोग बात करेंगे फॉर आइडेंटिकल सेल्स। तो आइडेंटिकल सेल की कॉम्बिनेशन में भी तीन डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन होगा आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरा होता है आपका पैरेलल, थर्ड वन इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उसको भी हम लोग समझेंगे। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले आइडेंटिकल सेल के साथ इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगर हमारे पास इन सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट वी हैव एन आइडेंटिकल सेल्स और इस एन आइडेंटिकल सेल्स को हमने सीरीज में ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। सपोज दैट, और ये कितने हमने सेल ले लिए हैं, एन सेल ले लिए और इनको हमने अटैच कर दिया है रेजिस्टेंस के साथ। ये लीजिए, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये पहला सेल है, आइडेंटिकल है, E1 पहला सेल है, ये दूसरा सेल आपका, और इस तरीके से NH सेल है, ये NH सेल है और इसका रेजिस्टेंस R1, R2 और Rn। याद रखेंगे सारे रेजिस्टेंसेस और सारे सेल सेम है, इसलिए मैंने काउंटिंग के लिए भले 1 2 लिखा है, लेकिन ये सारे सेलों का EMF सेम ही है। ओके, सपोज दैट लेट एन आइडेंटिकल सेल्स connected to each other in series. ओके,
तो ये इन सीरीज कंडीशन है, तो ये इन सीरीज को हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इन सीरीज में कैसे करना है, पहले तो ये डिसाइड करना है कि सर्किट हमें करंट कितना प्रोवाइड करता है वो चेक कर लें। तो देखिए पहला वाला सेल मेरे पास, दूसरा वाला सारे लोग सेम फेज में हैं, तो सेम फेज होना जरूरी है ताकि हमें करंट ज्यादा मिले। अगर ऑपोजिट होगा तो हमें करंट कैसे ज्यादा मिलेगा, तो मेक श्योर कि सेम फेज में हो। तो यहाँ पर अगर आपको करंट चाहिए तो करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस, दोनों लेना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो पहले तो नेट ईएमएफ निकाल लीजिए। तो नेट ईएमएफ या टोटल ईएमएफ क्या होगा, तो क्योंकि ये लोग सेम फेज में है तो n आइडेंटिकल सेल के लिए ईएमएफ जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा सीरीज में। तो 1 वोल्ट अगर होगा 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, अगर n अगर आपने सेल यूज कर रखा है तो n वोल्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे ई करके आपने n सेल्स सीरीज में ले रखे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा E प्लस डॉट 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 n टाइम्स। ओके, तो फाइनली आप इसे लिख पाओगे Ne। ओके फाइनल, और यहां पर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। आपको पता है कि अगर मैं आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इंटरनल रेजिस्टेंस ले रहा हूं और n टाइम्स ले रहा हूं सीरीज में, तो ये भी उसी तरीके से ऐड ऑन होंगे। R प्लस डॉट 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 कितने n टाइम्स हो गया, ये n टाइम्स, और यहां पर आप इसे लिख पाओगे NR। ओके, और यहां पर आपने एक ही लोड भी लगा रखा है, सिंगल लोड है आपके पास, कोई भी अप्लायंसेस हो सकता है। तो अब आप करंट निकाल लें। अब करंट कैसे निकालेंगे, करंट I इज इक्वल टू आपको मिलेगा E नेट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ओके, R इक्विवेलेंट यहां पे आप लिख सकते हैं Ne अपॉन N R प्लस कैपिटल R। ओके, तो NR की वैल्यू जो R इक्विवेलेंट की हो गई और कैपिटल R आपका लोड हो गया। ओके, यहां से आपको I की वैल्यू तो फाइनली मिल गई, लेकिन ये आपका फाइनल नहीं है। हमें समझना क्या है इसमें दो केसेस आपको ध्यान से समझने हैं। पहला केस तो ये होगा कि अगर आपका लोड जो है वो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हैवी है, बड़ा है। मान लीजिए कि आपने घर में बड़े रेजिस्टेंस का कोई येलो बल्ब लगा दिया है या फिर हीटर लगा दिया है, एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बड़ा है। तो ऐसे केस में हम इसे कैसे डील करेंगे, आइए देखते हैं। पहला केस फर्स्ट आप बोलेंगे इफ R इज ग्रेटर देन NR, मतलब कि आपका जो एक्सटर्नल लोड है वो बड़ा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन आप किसको लीव कर सकते हो, आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको आप लीव कर सकते हो। तो देन आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू Ne अपॉन कैपिटल R। रिमेंबर दैट एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ही छोड़ देना है, और कैपिटल R की वैल्यू काफी बड़ी है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसलिए। अब केस 2 पे चलिए बच्चों। केस 2 अच्छा, छोड़ने का केस क्या है, इसको बस हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम लूं, जैसे मेरे रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है 1500 ओम है और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम है, जो कि मान सकते हो कि 11 ओम के अगर रहे होंगे ये रेजिस्टेंसेस, और NR यूज किया है आपने, तो सपोज दैट कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस NR है वो 8 ओम 10 ओम या 15 ओम जो भी है वो काफी कम है एज कंपेयर टू 1500 ओम। तो ऐसे केस में आप उस वैल्यूज को निगलेक्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो आप चेक करोगे कि क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। तो केस 2 में क्या हो गया, इफ R इज लेस देन व्हाट NR, मतलब एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस R काफी छोटा है, ऐसे केस में छोटी वैल्यूज को छोड़ देंगे। मतलब आपने जो लगा रखा है वो LED लगा रखा होगा, छोटा सा LED जिसकी रेजिस्टेंस काफी कम होती है, किसमें सीरीज में जोड़ रखा है। देन आप किसको छोड़ सकते हो, ऑफ कोर्स जो छोटी वैल्यूज हैं। क्यों छोटा है आपका, कैपिटल R की वैल्यू कम है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसको लीव कर दोगे तो आपको मिलेगा Ne अपॉन NR एंड कैंसिल, तो फाइनली E by R। ओके, तो यहाँ I इज इक्वल टू मिल गया E by R। देख के बताइए मुझे कि यहाँ पर हमने जो सर्किट लिया है, ये जो हमने सर्किट यूज करा है, इसमें n आइडेंटिकल सेल्स यूज किए, तो n आइडेंटिकल सेल का इफेक्ट बेनिफिशियरी किसमें है, तो यहाँ पर n टाइम्स यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट जो है n टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप चाहे जितना भी सेल लगा लीजिए, अगर आपका लोड छोटा है, मतलब कि अगर आप हैवी लोड नहीं लगा रहे हो एज कंपेयर टू सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, हैवी लोड नहीं लगा रहे हो, तो ऐसे केस में आप
कभी भी इसके साथ मत जाइए। आप हमेशा हैवी लोड के लिए किसके साथ जाएंगे, केस 1 के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू मैक्सिमम आउटपुट देगा, n टाइम्स देगा। दैट्स व्हाई आपको क्या लिखना होगा, हेंस आपको बोलना होगा, हेंस फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस या लार्जर रेजिस्टेंस मतलब आपका लोड, ये लोड है, सेल शुड बी इन सीरीज। ओके, जिससे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिलेगी। याद रखें हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट, और जितने ज्यादा सेल लगाएंगे आपके आई की वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है इस फॉर्मेट से। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें सीरीज के साथ कब जाना है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि पैरेलल के साथ हम कब चलेंगे और पैरेलल के साथ क्या बेनिफिशियरी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन होने वाला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कैसे केसेस देखने को मिलते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास ये आइडेंटिकल सेल्स हमने लगा रखे हैं और ये आइडेंटिकल सेल्स ये पैरेलल में अटैच्ड हैं, ये डॉट डॉट कर दीजिए, और इसको ला करके लास्टली ये अटैच कर दिया हमने, और फाइनली और इसको आप किसी लोड रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ये कनेक्ट हो गया। ये पहला सेल हो गया, पहला सेल, और ये रेजिस्टेंस, दूसरा सेल, सेकंड सेल रेजिस्टेंस, और nth सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपका लोड है। ओके, और ये बताइए कि क्या सारे सेल एक्टिव होंगे? ऑफ कोर्स सारे सेल एक्टिव होंगे। तो पहले वाले सेल ने करंट ड्रॉ किया I1, I2 और ये IN। आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो ऐसे केस में सारे लोग इक्वल करंट ही ड्रॉ करेंगे, और फाइनली ये जो R एक्टिव होगा वो होगा I से एक्टिव हो जाएगा। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पिक करें क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों चेक करेंगे। तो इक्विवेलेंट या नेट ईएमएफ इस सर्किट का क्या होगा? आपको पता है कि ये सारे सेल पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में अगर सारे सेलों का वैसे भी ईएमएफ सेम है तो पैरेलल में वोल्टेज वैसे भी चेंज नहीं होता। तो अगर ये ईएमएफ ई है, ये भी ईएमएफ ई ही होगा, पैरेलल में वोल्टेज कॉमन ही रहते हैं, तो ऐसे केस में आपको नेट ईएमएफ क्या मिलेगा? ई ही मिलेगा, नहीं चेंज होगा। अब आर इक्विवेलेंट के बारे में बात कर लें। अब आप ये भी जानते हो कि ये सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, तो ऐसे केस में अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस लगे हैं, तो कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो ऐसे केस में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R/N। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 1/R करेंगे तो N/R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और फाइनली आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो R/N इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस कर लिया। ना अब मैं करंट निकालूं, इसका करंट चेक करूं कितना आएगा, तो करंट E इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E नेट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। फाइनली E नेट की वैल्यू E ही रहने वाली है, और कैपिटल R को कैपिटल R और R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हो? R/N लिख सकते हो। फाइनली इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, और सॉल्व आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना? आप इसको लिख सकते हो NE अपॉन NR प्लस R। ओके, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक्चुअली मैंने क्या किया, कुछ खास नहीं किया है, बस मैंने ये कहा कि हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले लिया, n ट्रांसपोज होके ऊपर चला जाएगा। ये दोनों फॉर्मेट एक ही चीजें हैं, इसको आप अलग ना समझे। मैक्सिमम बुक्स वगैरह में आपको इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, मिल जाएगा। तो आइए चेक करें कि अगर मैं इसको देखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं। चलिए, इस केस में अगर मैं लिखना चाहूं, केसेस तैयार करना चाहूं, तो देखिए पहला केस आपका हो जाएगा केस फर्स्ट में इफ फर्स्ट केस में क्या होगा कि R जो है आपका लोड जो है, एक्सटर्नल लोड जो है वो एज कंपेयर टू R बड़ा हो। अब यहाँ सिंगल R तो है नहीं, अब NR लिख सकते हो, ऑफ कोर्स NR लिख सकते हो। तो यहाँ पे NR की वैल्यू जो है, मतलब कि लोड वैल्यू जो है वो बड़ी है। अब लोड वैल्यू एज कंपेयर टू स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ी है, तो ऐसे केस में आप क्या लिख सकते हो? I इज इक्वल टू, लीव किसको करना पड़ेगा? ये वैल्यू बड़ी है, अब ये वैल्यू बड़ी है तो इसको लीव कर दीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? NE अपॉन NR, फाइनली n कैंसिल, तो आपको मिलेगा कितना? E/R। ओके, तो कब? जब आपका ये लोड वैल्यू बड़ी हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। अगेन केस 2 पर थोड़ा
डिस्कस करेंगे कि हमारे केस 2 में क्या होने वाला है। इफ एनआर की वैल्यू जो है वो छोटी हो जाए, लेस हो जाए किससे, एज कंपेयर टू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी है। मान लीजिए आपने जो सेल लिया है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब पुरानी हो चुकी है। याद रखिए जैसे जैसे सेल यूज होता है ना तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए कि ये जो आपका सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस एनआर से। तो ऐसे केस में आप किसको छोड़ दोगे, एनआर को रिप्लेस करेंगे 0 से। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं देन I इज इक्वल टू, इसको आपने 0 कर दिया तो ये हो जाएगा Ne अपॉन स्मॉल r। क्या समझ में आया कि अगर आपकी लोड वैल्यू छोटी है, छोटी लोड वैल्यू के साथ अगर आप परफॉर्म कर रहे हो सर्किट में कॉम्बिनेशन के साथ, तो ऐसे केस में आपको करंट की वैल्यू n टाइम्स मिलेगी। तो जितने ज्यादा सेल यूज करेंगे छोटे लोड के साथ, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पैरेलल में आप अटैच कर दें ताकि करंट की वैल्यू n टाइम से इंक्रीज करे और आपका सर्किट आपको मैक्सिमम करंट आउटपुट दे दे। तो याद रखेंगे यहां पे वही चीज, हेंस फॉर मैक्सिमम करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूजफुल to get maximum current, useful to get maximum current, remember that। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई कि हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो सीरीज में मैक्सिमम लोड मतलब बड़े लोड के साथ जाइए, और अगर आपको चाहिए कि अगर मैक्सिमम करंट मिले किसमें, पैरेलल में, तो उसको अगर छोटे लोड के साथ कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो आपको मैक्सिमम करंट मतलब हायर अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे करना है, आइए चेक करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन। तो बच्चों मैं बता दूं कि मिक्स कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो मिक्स कॉम्बिनेशन भी करके हमें मैक्सिमम करंट आउटपुट ही चाहिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अगर मल्टीपल सेल्स हैं और उसे मिक्स कॉम्बिनेशन में करके आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, मैक्सिमम करंट ले सकते हो, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे यूजफुल होने वाला है आइए फटाफट से देख करके समझेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सेल्स हैं और मल्टीपल सेल्स ये सीरीज में लगे हुए हैं, और जितने मल्टीपल सेल्स सीरीज में उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ रोज में भी है। तो यहाँ पर आपके इस सीरीज में आपने देख रखा है कि 1 2 आइडेंटिकल सेल n टाइम्स है, और इस पर्टिकुलर आपके कॉलम में यहाँ पर उसी तरीके से n टाइम्स सेम आइडेंटिकल सेल का अरेंजमेंट बना हुआ है। तो पहले वाले रो और कॉलम के लिए पहले E11 और यहाँ पे आप लिख सकते हो E12, इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो E1n, और सिंपली इस तरीके से आप कॉलम में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं E21 E22 और यहाँ पे आप लिख सकते हो E2n। ओके, सिंपली इस तरीके से अगर आप mth कॉलम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या M1, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं M2, और फाइनली आपका हो जाएगा EMN। सिंपली इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं M1 M2, और ये सारे आप ऑर्डर लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है कैसे लिखना है, ये आप पहचान गए हो कैसे लिखना है। अब हमें क्या मतलब है, हमें इक्विवेलेंट या नेट ईएमएफ चाहिए। तो नेट ईएमएफ बच्चों कैसे निकालेंगे आइए वो समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से क्लियर करिएगा। देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर आइडेंटिकल सेल को n टाइम्स यूज करोगे तो आपका नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, Ne, राइट, Ne इस तरीके से n टाइम्स है Ne, और Ne आपका ये कैसे लगा हुआ है, m टाइम्स लगा हुआ है किसमें, रोज में। तो ये रोज और कॉलम्स में हमें ये डिवाइड करके समझना होगा। तो इस तरीके से ये वाला जो आपका पर्टिकुलर रो हो गया वो Ni हो गया, तो Ni करके आप पैरेलल में चाहे जितने भी टाइम्स जोड़िए पैरेलल में ईएमएफ चेंज नहीं होता है। तो सेम ऑर्डर में ये Ni लगा हुआ है, तो आप फाइनली क्या लिखोगे, Ne ही लिखोगे। ये बात याद रखो कि अगर आपको नेट ईएमएफ चाहिए तो Ni आप जितने भी पैरेलल में अटैच करेंगे अगर सेम ऑर्डर में है तो Ni ही रहने वाला है। अब आपको क्या निकालना, R इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब ये R11 है बच्चों, तो इस तरीके से ये ऑर्डर इसी तरीके से लगा हुआ है सीरीज में, तो इसका हो जाता है NR। आपको पता है सीरीज में इसी तरीके से होते हैं, और NR करके आपने कितने जोड़ रखे हैं, M टाइम्स जोड़ रखे हैं। M टाइम्स किसमें, पैरेलल में, NR M टाइम्स। तो फाइनली जितने टाइम्स होंगे उतने टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अगर n टाइम्स होता था तो n टाइम्स से डिवाइड करते थे। तो फाइनली NR सीरीज में हो गया और यही ऑर्डर बार बार पैरेलल में रिपीट हो रहा है, तो फाइनली जितने टाइम्स रिपीट हुआ है M
n टाइम्स रिपीट हुआ तो m से डिवाइड, राइट। तो फाइनली अब आप करंट निकाल सकते हो कि सर्किट में करंट क्या होगा। तो करंट I इज इक्वल टू आप लिख सकते हो E नेट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। फाइनली आपको E नेट की वैल्यू मिलेगी Ne और नीचे आपकी ये वाली वैल्यू मिल गई R प्लस R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई NR अपॉन M। एलसीएम ले लीजिए इसको, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना M N E, एलसीएम लेकर के ये शिफ्ट कर दिया आपने और फाइनली M R प्लस NR। एक बात को याद आपको हमेशा रखना होगा, जिस ऑर्डर में हम सॉल्व कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको हमेशा बनाए रखना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, n इज सीरीज और m जो है वो पैरेलल ऑर्डर है। तो सीरीज और पैरेलल का ऑर्डर आप कहीं भी डिसमिस नहीं करेंगे। अब इसमें से हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम करंट चाहिए। तो टू मेक श्योर फॉर द मैक्सिमम करंट, फॉर द मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट। अब ये मिक्स कॉम्बिनेशन की सर्किट है, इसमें मैक्सिमम करंट चाहिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए MR प्लस NR शुड बी मिनिमम। ओके, तो आप मुझे बताएं कि ये वैल्यू जितनी छोटी होगी I की वैल्यू उतनी मैक्सिमम होगी, तो आपको ये वैल्यू छोटी रखनी होगी। तो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वीक होगा, रेजिस्टेंस वीक होगा, तो आपकी I की वैल्यू इंक्रीज ही करेगी। तो यहाँ पे शुड बी मिनिमम। ओके, शुड बी मिनिमम। अब इसको हम लोग मिनिमम कैसे कर सकते हैं उसी को हमें समझना है, आइए समझेंगे। तो आप मुझे बताइए कि MR प्लस NR को आप क्या लिख सकते हो। इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में देखो ऐसे लिखा जा सकता है, रूट MR का होल स्क्वायर प्लस NR रूट NR होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में MR NR प्लस 2 अंडर रूट में MNR। ओके, तो सिंपली मैंने -2 अंडर रूट MR से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और सेम क्वांटिटी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर दिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये पहले नेगेटिव और दूसरी बार पॉजिटिव क्यों लिखा, ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैनेज हो सके, बैलेंस हो सके। अब मैं इसको देख पा रहा हूं कि ये नेगेटिव में होल स्क्वायर बन जाएगा। ये जरा ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a और b ये है, और इतना ही सेम क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट किया। ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ रखा है। तो यहां पर ये नेगेटिव में होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये देखिए, ये रूट MR माइनस रूट NR होल स्क्वायर। ओके, फाइनली ये बात क्लियर हुई कैसे मैंने किया। रूट MR माइनस रूट NR को हमने होल स्क्वायर में चेंज कर दिया। फाइनली रूट MNR ऐसे लिखा जा सकता है, और यहां पर आपने लिखा MR प्लस NR। अब मुझे बताइए कि LHS और RHS में LHS की वैल्यू भी कब होगी, जब RHS की भी कम होगी तो LHS की भी कम होगी। अब LHS तो वीक तभी होगा जब इधर की वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू कम कब होगी, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम होगी। व्हेन अंडर रूट MR इज इक्वल टू अंडर रूट NR, मतलब कि ये वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो इधर RHS की वैल्यू सबसे वीक होगी। जब RHS की वैल्यू सबसे वीक होगी तो LHS की भी वीक वैल्यू सबसे ज्यादा वीक हो जाएगी। मतलब वीक का मतलब हो जाएगा कम, मिनिमम होगा। जब ये वैल्यू वीक होगी तो उस समय I की वैल्यू सबसे स्ट्रांग होगी, मतलब सबसे ज्यादा होगी। तो मेक श्योर कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, तो रूट, तो आप यहाँ पे कह दीजिए व्हेन MR इज इक्वल टू अंडर रूट NR। ठीक, जब अंडर रूट MR की वैल्यू NR की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी तो ये वैल्यू 0, और उस समय MR और MR प्लस NR की वैल्यू क्या होगी, सबसे वीक होगी। तो ऐसे केस में देन आप कह सकते हो MR प्लस NR इज मिनिमम। ओके, ये मिनिमम होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो मिनिमम होगा। ठीक, तो ऐसे केस में आपको MR इज इक्वल टू NR की कंडीशन मिल गई, और इस कंडीशन पर आपको I की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी। तो अब इस कंडीशन से आपसे पूछा जा सकता है कि किस केस में, इन विच कंडीशन द I शुड बी मैक्सिमम, देन यू हैव टू से कि MR इज इक्वल टू NR व्हेन इक्वल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई I की वैल्यू जो है उस समय सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी वो भी दिखाना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल दिया जाए कितनी होगी। कंडीशन आपको पता चल गई कि ये होगा, ये कंडीशन आपको न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। अब कितनी होगी तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, I इज इक्वल टू, अब इसमें दो केसेस हैं। अब पहले केस में आप लिख सकते हो जब आप MR को NR दोनों इक्वल कर दो, तो ऐसे केस में
एम आर इज इक्वल टू एन आर, एम किसमें, पैरेलल एंड सीरीज में। ऐसे केस में आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, एम एन ई, और दोनों तरफ सेम कर दिया तो 2mr, और फाइनली m कैंसिल तो i इज इक्वल टू मिला ne अपॉन 2r। इस केस में आपको i की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्स मिलेगी। ओके, ये i की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये आपको मिला ne अपॉन 2r। सिंपली इसी तरीके से आप चाहो तो दूसरे केस में कर सकते हो। दूसरे केस में अगर i इज इक्वल टू दोनों साइड में आप लिख सकते हो तो ये हो जाएगा ne अपॉन 2 स्मॉल r, ये भी I की वैल्यू मैक्सिमम है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कौन से करंट मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो आप कहोगे दोनों ही केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आपको अगले क्लास में हम लोग डील करके दिखाएंगे कि कैसे हमें इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने पहले केस, दूसरे केस और तीनों केसों को अच्छे से समझा होगा। पहले केस जहां पर सीरीज में हमने कॉम्बिनेशन सीखा, दूसरे में हमने पैरेलल में क्यों करना चाहिए वो भी बताया जब छोटे लोड हो आपके पास, और अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स है और उन दोनों को मल्टीपल में जोड़ करके अगर आपको मैक्सिमम करंट आउटपुट चाहिए तो उसकी केस क्या होगी, उसकी केस होगी MR इक्वल टू NR। उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये करंट की वैल्यू हो जाने वाली Ne अपॉन 2R, Me अपॉन 2 स्मॉल r। दोनों केसेस को अच्छे से समझ गए तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।